हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपके साथ मैं करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाला हूं, जो कि हर दिन मैं आपके साथ करंट अफेयर्स पे चर्चा करता हूं। लेकिन आपके एग्जाम के सीजन शुरू हो चुके हैं और जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का पार्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी पार्ट को और मजबूत बनाने के लिए मैं हर रोज सुबह आप 6:30 बजे आपके साथ करंट अफेयर्स पे चर्चा करता हूं। और सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स पे मैं यहाँ चर्चा करता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सबसे जरूरी चीज की सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो हाल ही में घटे हैं और जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा यहां न्यूज है कि देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक नाम की सिफारिश की गई है। और कौन बनने वाले हैं हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। ये होंगे हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश और इनकी जो नाम की सिफारिश की गई है वो हमारे भारत देश के अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो कि कौन है, UU ललित जी, इनके द्वारा इनके नाम की सिफारिश की गई है। और UU ललित जी जो कि 8 नवंबर को ये रिटायर्ड हो रहे हैं और उससे पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा इनसे एक नाम की सिफारिश करने को कहा गया था और इन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। इसका मतलब यही है कि अब जो हमारे देश के नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। अब हमारे देश के जो अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जो कि UU ललित जी हैं, तो इन्होंने जो चार्ज लिया था यानी इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई थी देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, वो अगस्त में की गई थी। और इन्होंने जो चार्ज लिया था वो किनके स्थान पे यानी किनको रिप्लेस करने के बाद इन्होंने चार्ज लिया था, तो जस्टिस NV रमन्ना को इन्होंने सक्सीड किया था। और बहुत ही कम समय का इनका टेन्योर रहा है यानी टोटल 74 डे की इनकी टेन्योर है। और इन टेन्योर को कंप्लीट होने के बाद अब हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी कार्य करेंगे। अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी है कौन, तो ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इसके बहुत ही ये सीनियर मोस्ट जज है और साथ ही साथ ये हमारे भारत के 1998 में ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। और उसके साथ साथ ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2013 में चीफ जस्टिस का भी इन्होंने भूमिका निभाया हुआ है। और अब जो है ये हमारे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने को तैयार है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, करंट अफेयर्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनके नाम से रिलेटेड। और हमारे जो अभी वर्तमान चीफ जस्टिस है UU ललित जी के टेन्योर से रिलेटेड इससे भी सवाल आपसे यहाँ पे आपके एग्जाम में दागे जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि हर एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर ले और उसे याद भी कर ले ताकि एग्जाम के समय में आपको करंट अफेयर्स के पार्ट पे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जियोस्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस यानी कि सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है या संबोधन किया गया है। अब ये जो सम्मेलन का संबोधन किया गया है ये किनके द्वारा किया गया है, कहाँ किया गया है और इसका जो मुख्य एम है वो क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस सम्मेलन का जो संबोधन किया गया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और इसे जो होस्ट किया गया है वो हमारे केंद्रीय सरकार मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे होस्ट किया गया है। और बेसिकली इसकी जो इनॉग्रेशन की गई है वो हैदराबाद में की गई है। और इस सम्मेलन को संबोधन करने के पीछे प्रधानमंत्री का मेन मकसद यही है कि विश्व में जो हमारा देश अब जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ अग्रसर हो रहा है, जो हमारे देश में स्टार्टअप की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है और जो हमारे देश में बहुत सारे चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही है उसके माध्यम से हर एक गरीब तक वो जो डेवलपमेंट हो रही है वो पहुंच रही है कि नहीं, इसकी जानकारी देने के लिए या उस पर निगरानी रखने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और बेसिकली ये जो सम्मेलन है इसमें जितने भी जो गवर्नमेंट्स है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो प्राइवेट सेक्टर
सेक्टर है या जो एकेडमिक सेक्टर है उनके द्वारा देश के डेवलपमेंट में क्या क्या योगदान दिया गया है और कैसे वो हमारे देश के डेवलपमेंट में हाथ बटा रहे हैं, इन बातों पे प्रधानमंत्री ने जो है लोगों से शेयर किया है। और इस सम्मेलन का एक थीम भी है और थीम जो है इस साल का वो है जियो इनेबलिंग एंड ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। यानी कि ये जो निगरानी की जा रही है इस सम्मेलन के माध्यम से, ये अंत्योदय योजना के तहत की जा रही है। इसका मतलब यही है कि जो हमारे देश का एक आम नागरिक है उसमें जो लास्ट नागरिक है उसका भी उदय हो सके, यानी डेवलपमेंट वहां तक भी पहुंच सके और हर एक गांव, हर एक शहर के लोगों तक जो है डेवलपमेंट पहुंचनी चाहिए। और उसी के लिए ये जो है थीम को रखा गया है कि कोई भी जो है लेफ्ट नहीं होना चाहिए, यानी छूटना नहीं चाहिए। भारत के डेवलपमेंट में जो है सबको साथ लेकर चलना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और आपके करंट अफेयर्स के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी हमारे जो राष्ट्रीय सम्मेलन की कैटेगरी है उस सम्मेलन में काफी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत की जीडीपी की जो अनुमानित बहुत सारे एजेंसी के द्वारा की जा रही है। अभी हाल ही में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी भारत की वित्त वर्ष 2022 और 2023 के लिए जो अनुमानित जीडीपी है उसमें भी इसने रिवाइज किया है, यानी इसने फिर से भारत की जीडीपी को जो है शेयर किया है। अब सबसे पहले तो अभी मैंने जैसे बताया कि ये जो भारत की जीडीपी के बारे में आईएमएफ ने रिवाइज्ड जो जीडीपी दिया है वो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए है। और इसमें इसने क्या किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसने भारत की जो अभी जो बहुत सारे जो है इकोनॉमिक कंडीशन है या दूसरे देशों के प्रभाव के कारण भारत पे क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, इस बात को लेकर जो है भारत की जीडीपी में 60 बेसिस पॉइंट्स की जो है इसने कटौती करते हुए 7.4% से 6.8% भारत की जीडीपी रहने की अनुमान इसने दिया है। यानी इससे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जुलाई में यह बोला गया था कि जो भारत की जीडीपी रहने वाली है वो 7.4% फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 की जीडीपी होने वाली है। लेकिन इसमें भी फिर से कटौती कर दिया गया है और बताया गया है कि अब जो भारत की नई जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 की जो होने वाली है वो 6.8% होने वाली है। ठीक है, ये तो इसने अभी प्रोजेक्ट किया है। लेकिन इससे पहले यानी कुछ दिन के न्यूज में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की रिवाइज जीडीपी को जो है फिर से प्रोजेक्ट किया है। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भारत की रिवाइज जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है अभी हाल ही में वो 6.5% बताई गई है वित्त वर्ष 2022 और 2023 के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जीडीपी से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। बेसिकली ये तो बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन कई सारे क्या होते हैं कि सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी भारत की जीडीपी से सवाल आ जाते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये एक न्यूयॉर्क की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी जो देश है उनको फंडिंग करने का कार्य करती है। तो इस आईएमएफ की अगर हम स्टैटिक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी जानना चाहे तो यहाँ पे मैंने आपके लिए दे रखा है कि इसकी जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है और इसकी जो फॉर्मेशन यानी कि स्थापना जो की गई थी वो 1944 यानी कि 1944 में की गई थी। ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है और इसे भी आपको याद रखना है। और इससे संबंधित एक और करंट अफेयर्स जो मैंने पिछले कुछ महीने पहले चर्चा किया था वो ये था कि आईएमएफ की पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ नियुक्त की गई थी। और ये पहली जो है ये आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी ये पहली महिला डायरेक्टर है आईएमएफ की जिन्हें जो है इस पद पे सुशोभित किया गया था। और ये जो है भारतीय मूल की हैं और ये बहुत ही विख्यात एक इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है और साथ ही साथ ये स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड है, तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज।
अगला न्यूज ये है कि भारत की पहली जो है वो फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड कार टोयोटा के द्वारा लॉन्च की गई है। अब ये जो टोयोटा ने फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड कार जो लॉन्च किया है, ये भारत की पहली कार है। आखिर ये किस तरह की कार है? क्या इस कार से जो हमारे देश में जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे जो डिपेंडेंट है, क्या वो जो हमारा उस पे हम निर्भरता है, वो निर्भरता खत्म किया जा सकता है? इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा इस कार का उद्घाटन किया गया है, और ये जो कार का निर्माण किया गया है वो टोयोटा कार कंपनी के द्वारा किया गया है। और ये जो बेसिकली अभी जो भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड कार, यानी कि फ्लेक्स फ्यूल, ये आपको यहां पे एक टर्म आपको यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्लेक्स फ्यूल। आखिर ये क्या है? यानी ये भी एक तरह का फ्यूल ही होता है जो कि तैयार किया जाता है गैसोलीन और मिथानॉल या इथेनॉल की मदद से। यानी इस फ्यूल में जो पेट्रोल की परसेंटेज होती है वो बहुत ही कम होती है। और बेसिकली ये जो फ्यूल है ये वेस्ट मटेरियल यानी कि शुगर केन से ये फ्यूल बनाए जा सकते हैं। और इस फ्यूल से जो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन की जो परसेंटेज है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। यानी कि जो कार्बन की इमिशन है इस फ्यूल के माध्यम से वो बहुत ही शून्य है, यानी कि निगेटिव में इमिशन है। तो इस फ्यूल को जो है अभी भारत में एक कार में जो है एक कार इंजन में इसे यूज किया जा रहा है। और ये जो कार का निर्माण किया गया है ये टोयोटा कंपनी के द्वारा किया गया है। और यही फ्यूल जो है फ्लेक्सी फ्यूल हाइब्रिड कार का जो भारत में अभी सर्वप्रथम इसका उद्घाटन किया गया है। इससे पहले इस तरह के जो कार है वो ब्राजील, यूएस और कनाडा जैसे कंट्री में पहले ही अवेलेबल हो गए हैं। यानी हमारे देश में अब जितने भी इथेनॉल प्लांट है वो इथेनॉल प्लांट से अब हमारे देश में कारें दौड़ेंगी। यानी इस इथेनॉल का यूज करके अब हमारे भारत की सड़कों पे कारें दौड़ेंगी, जिससे क्या होगा कि जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेस है उस पर डिपेंडेंसी खत्म होगी और ये एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ओके, तो बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। और एक और हमको यहाँ पे आपको जो है नितिन गडकरी जी की कार लॉन्चिंग से एक जो है इंफॉर्मेशन हमको याद आ रहा है, और हमें तो पता है कि क्या है, लेकिन आपको इसे कमेंट में बताना है कि नितिन गडकरी जी ने एक और जो है ग्रीन फ्यूल्ड हाइड्रोजन बैटरी कार का इन्होंने उद्घाटन किया था, लेकिन इस कार का क्या नाम था आपको हमें कमेंट में बताना है। और ये भी करंट अफेयर्स का ही जो है न्यूज है जो मैंने पिछले कुछ महीनों में डिस्कस किया है। तो आप अगर डेली करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो आपको वो टर्म याद होगा, उस कार का नाम याद होगा। और अगर आपने डेली करंट अफेयर्स का एक भी वीडियो नहीं देखा है या आप मिस कर गए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और वहां जाके आप हर रोज क्या करोगे कि हर रोज की जो करंट अफेयर्स की वीडियो है उसे आप देख लो। उसमें क्या होंगे कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहां पे डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आलतू फालतू जो इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपको फिल्टर करने के लिए काफी समय लग जाते हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो या आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, तो हम यहाँ पे फिल्टर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रेजेंट करते हैं ताकि आपको कम समय में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों इस जो अभी मैंने आपसे पूछा है उसे हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और जरूर बताना है ताकि हमें भी तो पता चले कि आप कितना करंट अफेयर्स की वीडियो को याद रखते हो और देख रहे हो या नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। अब कौन बने हैं भाई राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें चीफ जस्टिस? लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें क्या जरूरत है याद करने की 39वें कौन बने हैं, 40वें कौन बने हैं किस हाई कोर्ट के? हमें तो बस इतने मालूम होनी चाहिए कि कौन से स्टेट हाई कोर्ट के कौन चीफ जस्टिस है, बस हमें इनसे मतलब है। लेकिन नहीं, आपको इसे याद करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या उसका फॉर्म आपने फिलअप किया है, जैसे मान लो कि राजस्थान के रिलेटेड कुछ एग्जाम के आपने फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि ये एक तरह का स्टेट जीके का क्वेश्चन है। तो आपको इसे भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि ऐसे तो ये स्टेट जीके के रूप में आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे सेंट्रल एग्जाम में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो इसे भी आपको अच्छे से रिवाइज करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन बने हैं राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें
चीफ जस्टिस, तो इनका नाम है जस्टिस पंकज मित्तल जी। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी वो राजस्थान हाई कोर्ट के अभी 40वें चीफ जस्टिस बने हैं और इससे पहले ये कहां के यानी जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है और राजस्थान हाई कोर्ट में भेज दिया गया है। और ये जो इस पद पे सुशोभित रहेंगे वो 16 जून 2023 तक रहेंगे। डेट भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसे क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से ये पद जो था, ये हाई कोर्ट के पद खाली पड़े हुए थे, यानी कि 1 अगस्त से ही ये पद खाली पड़े हुए थे। जब से जस्टिस एस.एस. शिंदे की रिटायरमेंट हुई थी तब से ये पद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खाली पड़े हुए थे और तब से किसी भी चीफ जस्टिस की नियुक्ति यानी परमानेंट चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं की गई थी और उनके जगह पे एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई थी। और वो कौन थे? तो जस्टिस एम श्रीवास्तव, ये राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे थे और अब जाकर राजस्थान हाई कोर्ट को परमानेंट चीफ जस्टिस मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि श्रीलंका ने खुद को लो इनकम कंट्री घोषित किया है, यानी श्रीलंका की जो इनकम है वो बहुत ही कम है और इसने इस इनकम को वैश्विक तौर पे घोषणा किया है कि हमारे देश की जो इनकम है वो बहुत ही कम है और हम जो कंट्री के लिस्ट में अपने देश को रखते हैं वो लो इनकम कंट्री के लिस्ट में रखते हैं। अब ऐसा क्यों किया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे इसको फंडिंग मिल सके, क्योंकि अभी आपने श्रीलंका के बारे में न्यूज सुना होगा कि श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब हो चुकी है, जिसके कारण वहां की जो पॉलिटिक्स है उस पे भी इसका काफी असर पड़ा है, जिसके कारण वहां के बार बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है वो चेंज होते आ रहे हैं और श्रीलंका के आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इसने खुद को जो है वो लो इनकम कंट्री के रूप में इसने जो है ये लिस्ट में, सूची में शामिल किया है। और 2021 यानी कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो श्रीलंका की उस समय जीडीपी जो थी वो यूएस डॉलर में 3815 थी और उस समय श्रीलंका को मिडिल इनकम कंट्री के लिस्ट में जो है शामिल किया गया था। लेकिन अभी जो श्रीलंका की सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है कि इस साल की जो जीडीपी है उसमें 8.7% की गिरावट होने वाली है, जिसके कारण श्रीलंका ने खुद को जो है वो लो इनकम कंट्री के तौर पे सूचित किया है। अब यहाँ पे आपको श्रीलंका की हर एक इंफॉर्मेशन आपको जानने की जरूरत है कि क्या हुआ था श्रीलंका में और क्यों ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है और इन सिचुएशन के दौरान श्रीलंका के कौन कौन से प्रधानमंत्री बदले गए हैं या कौन कौन से राष्ट्रपति बदले गए हैं। इन सारे इंफॉर्मेशन को मैंने आपके करंट अफेयर्स के क्लास में तो डिस्कस किया ही किया है, साथ ही साथ इस पे हमारे सरकारी परीक्षा के चैनल पे एक वीडियो भी है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। इससे आपको क्या होंगे कि श्रीलंका की पूरी जितनी भी इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो आपको समझ में आ जाएगा और जो श्रीलंका में हुए हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसा ये है कि यहाँ पे श्रीलंका ने जो लो इनकम कंट्री अपने आप को घोषित किया है उसमें ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि श्रीलंका के ऊपर जो है यूएस डॉलर 51 बिलियन की उधारी है, यानी इस उधारी को श्रीलंका चुका नहीं पा रहा है। उसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे एक अल्टीमेटम भी दिया गया है और ये दिया गया है कि 2027 तक तो भैया आपको 28 बिलियन डॉलर तो चुकाने ही हैं, चाहे आप जिस तरह चुकाओ, और आपको ये अमाउंट 2027 तक चुकाने हैं और बाकी के जो अमाउंट है उसके लिए हम कुछ रिलैक्सेशन आपको दे देंगे। यही कारण है कि श्रीलंका ने अभी अपने आप को लो इनकम कंट्री घोषित किया है ताकि अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे इसको फंडिंग मिल सके और ये अपने डेब्ट को चुका सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक दिन के लिए आपने मुख्यमंत्री का नाम सुना होगा, 1 घंटे के लिए भी सुना होगा। बहुत जो है हमारे देश के स्टेट में 1 घंटे के लिए भी एमपी एमएलए बने हैं या 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। तो 1 दिन के लिए अब एक और नियुक्ति की गई है और कौन सी की गई है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। की गई है 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में जागृति यादव को नियुक्त किया गया है। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण इन्हें 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, यानी ये भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के तौर पे 1 दिन के लिए ये कार्य की है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने
ये जो पद पाई है वो कैसे पाई है। तो सबसे पहले ये है कि एक कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, और ये जो कंपटीशन का जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था वो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के दिन किया गया था, जो कि कब था, 11 अक्टूबर को। और इसी दिन एक कंपटीशन का आयोजन किया गया और इस कंपटीशन को नाम दिया गया था हाई कमिश्नर फॉर अ डे कंपटीशन। और ये जो है ब्रिटेन के द्वारा ये 6ठा एडिशन था जिसका आयोजन इस बार किया गया था। और इस जो कंपटीशन की विजेता बनी है जागृति यादव, जो कि लखनऊ की एक लड़की है। इन्हें इसके विजेता के तौर पे एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। और ये जो कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है ब्रिटिश एम्बेसी के द्वारा, ये 2017 से ही किया जा रहा है। और ये जो है इसका 6th एडिशन था जो इस बार इसका आयोजन किया गया था। और ये एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बन करके सारे मीटिंग्स को, सारे जो भी ब्रिटिश एम्बेसी में वर्क होते हैं वो सारे वर्क का इन्होंने अच्छे तरीके से अनुभव लिया है। तो दोस्तों इनका नाम याद कर लीजिए क्योंकि इन्होंने भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिर से आरवी वर्मा को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। और आपको हम बताते हैं कि ये आरवी वर्मा जो हैं ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से कब से जुड़े हुए हैं और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो कितने दिन से कब तक की गई है, यानी कब से लेकर कब तक की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि एक जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये हमारे भारत की एक नेशनल हाउसिंग बैंक भी है जो कि हाउसिंग से रिलेटेड वर्क वगैरह करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड करने का ये बैंक ज्यादातर काम करती है। और इसी के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में आरवी वर्मा जी को फिर से नियुक्त किया गया है और इसकी अप्रूवल जो है इन्हें आरबीआई के द्वारा दी जा चुकी है। लेकिन इनकी जो नियुक्ति की गई है वो कब से लेकर कब तक की गई है, तो अभी तो ये इस पद पे सुशोभित है, लेकिन आगे के जो टेन्योर के लिए इनकी जो नियुक्ति की गई है वो 8 अप्रैल 2023 से लेकर 29 जनवरी 2024 तक के लिए कर दी गई है कि भैया अब आप फिर से इतने दिनों के लिए आप इसी बैंक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, इसलिए आप अब इसी बैंक के फिर से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। ठीक है, और इससे पहले ये कहां कार्य कर रहे थे, तो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी के होल टाइम मेंबर के रूप में ये कार्य कर रहे थे। और उसके बाद जो है इन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो खासकर इससे सवाल तो आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अभी जो हमारे देश में 36 नेशनल गेम्स के आयोजन किए जा रहे हैं उसके आयोजन का कल समापन हो चुका है और उस समापन के दौरान ही अब जो नेक्स्ट हमारे यानी कि 37th नेशनल गेम्स के जो आयोजन किए जाएंगे उसके सिटी की घोषणा भी कर दी गई है। और कहां किया जाएगा, तो गोवा में किया जाएगा। और इसकी जो कंफर्मेशन दे दी गई है वो इसके रेगुलेटरी बॉडी यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा कर दी गई है कि भैया अब नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में जो नेशनल गेम्स होंगे उसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। अभी तो ये गुजरात में हो रहा था, कहां हो रहा था, गुजरात में। या गुजरात के 6 सिटीज में हो रहा था। ये भी मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, सवाल बन सकते हैं भाई, क्योंकि कितने शहरों में नेशनल गेम्स के आयोजन किए गए थे, ये सवाल आ सकते हैं, तो इसे आप कम मत आंको। ठीक है, अब यहां पे आपको ये भी मैं बता दूं कि पहली बार जो है ये गोवा में नेशनल गेम्स के आयोजन की घोषणा की गई है, यानी इससे पहले गोवा में नेशनल गेम्स नहीं हुए थे। और जो हमारे भारत में सबसे पहला नेशनल गेम्स हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था, उस समय ही हमारे भारत में नेशनल गेम्स के आयोजन किए गए थे। साल था 1924। और जो पहला नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था वो कहां किया गया था, तो लाहौर में किया गया था। यहां पे आपको लाहौर, ये मार्क कर लो आप, लाहौर में किया गया था। और उस समय जो नेशनल गेम्स के आयोजन किए गए थे और आज जो नेशनल गेम्स के आयोजन किए जा रहे हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बेसिकली स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए तब से लेकर आज तक जो है हमारे देश में हर साल नेशनल गेम्स के आयोजन किए जाते हैं। और इस बार जो 36 नेशनल गेम्स के आयोजन किए गए हैं वो कहां किए गए हैं, गुजरात में ही किए गए हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे किस स्पोर्ट्स खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, किस कैटेगरी में जीता, किस इवेंट में जीता, ये सारे न्यूज
आपके साथ मैंने शेयर कर दिया हुआ है। अगर आपने जरूर देखा होगा डेली की करंट अफेयर्स की वीडियो तो आपको याद होगा, और आपने नहीं देखा है तो फिर से वही बात भाई कि आपको जाकर देखना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे चीज होते हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है, जिनसे आपको खुद में फील होने लगता है कि भैया इससे तो सवाल आने ही आने हैं, क्यों नहीं आएंगे, इतने दिनों तक ये आयोजन किए गए हैं, इतने सारी एक्टिविटीज हुई हैं, तो सवाल तो बनने ही बनने हैं। तो आपको भी मैं ये यहाँ पे एक बार अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो पिछले वीडियो को भी जाकर अच्छे से देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर यानी कि गलियारा का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। और ये जो इनॉग्रेशन किया गया है, ये महाकाल लोक कॉरिडोर आखिर है कहां, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के महाकालेश्वर टेम्पल में किया गया है। महाकाल जो आप सुनते आते होंगे, एक वीडियो भी आप देखते होंगे, जय महाकाल। महाकाल तो वही महाकाल यानी जो शिव का रूप है, यानी ये जो आप महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में यहाँ पे सुन रहे हैं, ये जो हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, यानी कि जो महादेव के जो लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें से एक लिंग जो है वो महाकालेश्वर टेम्पल में सिचुएटेड है। और उसी टेम्पल के अराउंड यानी कि रुद्र सागर लेक के अराउंड में इस महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई है, इस कॉरिडोर की जो लंबाई है वो 900 मीटर से भी थोड़ी अधिक है, यानी कि अराउंड 900 मीटर की ये कॉरिडोर बनाई गई है। ठीक है, और यहां जो इस कॉरिडोर को बनाने के लिए जो खर्च हुए हैं वो 850 करोड़ की लागत आई है। और इस कॉरिडोर में 2 गेट रखे गए हैं जिसका नाम भी दिया गया है, और ये महादेव के जो साथ रिलेटेड है उन्हीं के नाम पे ये गेट का नाम रखा गया है। नंदी द्वार यानी महादेव की जो सवारी है वो उसके नाम पे इस गेट का नाम रखा गया है। और दूसरा पिनाकी द्वार। और ये पिनाकी क्या है ये आप शायद नहीं जानते होंगे, या अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि महादेव के जो त्रिशूल है उसी का नाम पिनाकी है, और उसी त्रिशूल के नाम पे इस द्वार का नाम रखा गया है पिनाकी द्वार। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और इससे रिलेटेड और भी कॉरिडोर का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन कौन कॉरिडोर का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी 2021 और 22 में किए हैं, और कौन कौन से कॉरिडोर के उद्घाटन करने अभी बाकी हैं, यहाँ कहाँ पे निर्माण का कार्य चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब चलिए आपके लिए एक हमारे पास प्रश्न है, और यह प्रश्न ये है कि 2 राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है। यानी अगर 2 राज्य है, जैसे मान लो कि यूपी और बिहार, अब उन दोनों के बीच के विवाद अगर उत्पन्न हो गए तो सर्वोच्च न्यायालय में जब वो जाएंगे तो इनमें से किस क्षेत्र अधिकार के तहत ये विवाद को हल किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ये है अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार। और आपको हमें इसका सही जवाब हमें कमेंट में बताना है। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप कम मत आंकना, क्यों, क्योंकि ये प्रश्न जीडीपी के एसएससी की जो जीडीपी एग्जाम है 2019 की, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों और कई बार ये प्रश्न इसके पहले के एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं, तो इस प्रश्न का आपको आंसर मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो इसका जवाब जो है मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। वैसे आप हमें जो है इसका सही जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जो है इसे जरूर शेयर करें, और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और सबसे जरूरी बात कि क्या आप इस चैनल पे नए हो, अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाओ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, और आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।